Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Sanjeevani. Myself Rishabh Singh, and today we are discussing about torque and force on a electric dipole in uniform electric field. आज का टॉपिक है अपना torque and force on a electric dipole in a uniform electric field. प्रीवियस पार्ट के अंदर आपने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल एंड नॉन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन और नॉन एक्सियल लाइन के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया था, जिसकी वैल्यू E is equal to 2 kp upon r cube at axial line and E is equal to kp upon r cube at non axial line. ठीक है, अब आपने स्टार्ट करते हैं टॉर्क एंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो, सबसे पहले मैं एक दो बातें आपको बताना चाहूंगा कि जो टॉर्क है ये किसे बोलते हैं. टॉर्क है ना, कि टॉर्क क्या होता है. तो क्लास 11th के आपने फिजिक्स के अंदर टॉर्क के बारे में पढ़ा होगा कि टॉर्क बेसिकली होता क्या है. अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार देखो आपको रिवाइज कर देता हूं. पढ़ा है तो अच्छी बात है, याद आ जाएगा आपकी. होता क्या है टॉर्क. तो देखो, ये एक बॉडी है m मास की और इस पे ये फोर्स लग रहा है. तो बॉडी है वो कौन सा मोशन करेगी. तो आपको पता है कि बॉडी पर इस साइड फोर्स लग रहा है तो ये ट्रांसलेटरी मोशन करेगी. इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन है ना. ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो जाएगी, यहां से वहां चली जाएगी. ठीक है, जब तक ये फोर्स के इफेक्ट में रहेगी तब तक इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसलेटरी इसका मोशन होगा. ठीक है, अगर सपोज करो कि बॉडी के ऊपर क्या हो, दो तरह के फोर्स हो ऐसे, एक इस साइड और एक इस साइड. ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. अब क्या होगा, बॉडी कौन सा मोशन करेगी. तो याद रखना इस कंडीशन में बॉडी थोड़ा सा रोटेट होगी. बॉडी क्या होगी, थोड़ा सा क्या होगी, रोटेट होगी ऐसे. और इस बॉडी की जो शेप है वो कुछ ऐसी हो जाएगी. ये फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के दिखाई दे रहे हैं. देखो, ये यहां से इस पॉइंट से फोर्स लगेगा जो इसे आगे की साइड खींचेगा ऐसे. ठीक है, ये स्ट्रेस है ना इसके प्रोड्यूस करेगा. ये इसे आगे की साइड ऐसे, स्ट्रेस पीछे की साइड है ना इसमें स्ट्रेस डालेगा, फोर्स डालेगा. तो ये बॉडी है मूवमेंट करेगी ऐसे ऐसे, ये इसकी सिचुएशन होगी. अब दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो नहीं ये बॉडी आगे की साइड मूवमेंट करेगी और नहीं ये पीछे की साइड क्या करेगी, मूवमेंट करेगी. तो ये यही रहेगी. मेरी बात समझ आ रही है कि बॉडी ने जो मोशन किया है तो बॉडी थोड़ा सा क्या होगी, रोटेट होगी. तो अपन बोल सकते हैं ये जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन. कौन सा, रोटेशनल मोशन. तो इस बॉडी ने क्या ट्रांसलेटरी मोशन किया, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं किया. तो देखो बेसिकली मैं बात करूं टॉर्क की. टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क जो है, टॉर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ फोर्स को. किसको, पेयर ऑफ फोर्स. ये पेयर ऑफ फोर्स है, मतलब यहां पे अकेला एक फोर्स जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता. कितने फोर्स होंगे, दो फोर्स होंगे, वो मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. टॉर्क का जो है ना वैसे मीन है वो होता है रोटेशन से. किससे, रोटेशन से. कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगेगा तो वह रोटेशनल मोशन करेगी, और जब बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो वह ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, लीनियर मोशन करेगी. लेकिन जब टॉर्क लगता है तो दो तरह के फोर्स लगते हैं. वो कैसा मोशन करती है, वो रोटेशनल मोशन करती है. एग्जांपल मैं आपको एक और दो. देखो, ये देखो, मैं ये इस बॉडी की बात कर रहा हूं. इस बॉडी के ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक यहां पे और एक यहां पे. ये दो फोर्स है. तो अपन ऐसे कह सकते हैं, एक इसके टॉप पे और एक इसके बॉटम यहां पे. अब होगा क्या, दोनों फोर्स से अपनी अपनी साइड लेने की कोशिश करेंगे. देखो, इस फोर्स की डायरेक्शन इस साइड है, राइट हैंड साइड. इस फोर्स की डायरेक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड. तो इसमें दो फोर्स है. एक जो फोर्स है जो टॉप पे लग रहा है उसकी डायरेक्शन है राइट हैंड साइड, और दूसरा फोर्स है उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड. होगा क्या, ये दोनों फोर्स देखो एक साथ दोनों ना, ये सपोज करना कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी दोनों जो सपोज 10 न्यूटन है दोनों के दोनों. ठीक है, तो होगा क्या, यू दिख रहा है आपको, ये वाला जो फोर्स है वो इसे यू खींचेगा आगे की साइड, ये वाला जो फोर्स है उसे किस साइड खींचेगा, पीछे की साइड. तो देखो बॉडी मूवमेंट करेगा, ये देखो
तो इसने हाफ साइकिल पूरा कर लिया, बॉडी जो है वो हाफ रोटेट हो चुकी है, दिख रहा है आपको, ऐसे रोटेट हो गई। क्या बॉडी ने ट्रांसलेटरी मोशन किया? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें अकेला एक ही फोर्स होता तो वो देखो यहां से आगे इस साइड ले जाता, अगर इसमें एक ही फोर्स होता तो वो ये क्या करता, इसे जो आगे की साइड खींच लेता है, ठीक है। और अगर इस साइड होता तो वो इसे पुश करता, वो इस साइड लेकर जाता, ठीक है, ऐसे ही तो होता। लेकिन इस पे दो फोर्स से पेयर ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, इसलिए इसे क्या करवाया, रोटेशन करवाया। और इस पेयर ऑफ फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क है बेसिकली पेयर ऑफ फोर्स, और इसका जो मीन है वो किस मोशन से होता है, रोटेशनल मोशन से। कौन से मोशन से, रोटेशनल मोशन से। तो मेरा बात आपकी समझ में आई होगी कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क का मीन किससे है, पेयर ऑफ फोर्स से, यानी एक फोर्स न लगे कितने फोर्स लगेंगे, दो फोर्स लगेंगे, जो क्या करवाएंगे, वो रोटेशनल मोशन करवाएंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करें कि मैथमेटिकल फॉर्म में टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं वो टो, इसे बोलते हैं टो। ये क्या है, टॉर्क या फिर टो से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो का फॉर्मूला क्या आ गया, F इंटू आर। वेक्टर में टो वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर इंटू आर वेक्टर। समझ आ रहा है आपकी बात। तो टॉर्क एक ऐसी क्वांटिटी है, याद रखना आप, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, और टो को रिप्रेजेंट करते हैं अपन F इंटू आर से, वेक्टर फॉर्म में F क्रॉस आर। ये हो गई टॉर्क की बात। तो टॉर्क का मीन आपके सुनाया होगा। अब अपन अपनी हेडिंग पे चलते हैं कि जो हेडिंग है अपनी वो क्या है। टॉर्क के बारे में मैं और आपको लिखवा दूंगा अभी, आप देख लेना। देखो अपनी जो हेडिंग है वो क्या है, टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले अपन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था आपको, पैरेलल लाइंस से शो होगा। ये देखो डायरेक्शन है वो ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये मैंने बनाया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या है, मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख रखा है। ये देखो, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और ये वाला जो चार्ज है वो है पॉजिटिव क्यू, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है वो है नेगेटिव क्यू। ये वाला जो पॉइंट है वो ए है, ये वाला जो पॉइंट है वो बी है, ठीक है। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू अगर स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो तो उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब देखो ये जो डिस्टेंस है वो अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 2a से। सबको पता है ये डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा तो इस पे टॉर्क लगेगा कि फोर्स लगेगा। तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं फोर्स, फिर मैं निकालूंगा टॉर्क। तो सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं अपन, फोर्स की बातें कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपना फोर्स देखते हैं अपन। तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल में कितने चार्ज होते हैं, तो दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू। फोर्स ऑन पॉजिटिव क्यू चार्ज इज F इज इक्वल टू क्यू।
देखो मैंने सही लिखा है क्या, वेक्टर में लिख दिया मैंने F इज इक्वल टू QE, और इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन मैंने लिखी है वो इस साइड लिखी है। अब ये जो डायरेक्शन है वो मैंने कैसे बनाई, तो देखो मैंने नोट्स में भी आपको ये चीज लिख के दी है और ये चीज मैंने बताई भी थी कि पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मोशन करता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता आपको तो आप यहां देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वैसे होती क्या है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन कैसे होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां देखो ये पॉजिटिव है, देखो ये मैं समझने के लिए बना रहा हूं, है ना। इसका मतलब ऐसे आप बना के मत आ जाना, ये केवल समझने की है। इस साइड पॉजिटिव, उस साइड क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। आप बताओ पॉजिटिव चार्ज पे किस साइड फोर्स लगेगा, ये वाला पॉजिटिव से रिपल करेगा, ये वाला नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन उस साइड होगी। अब तो समझ में आया ये फोर्स मैंने कैसे बनाया, ठीक है। इस पे देखो नेगेटिव चार्ज पे, तो ये पॉजिटिव से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये वाला नेगेटिव से क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये इस साइड आएगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा और वो इसे रिपल करेगा ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे, इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। F इज इक्वल टू, वेक्टर में लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू माइनस Q और E, ठीक है। क्या बताओ, दोनों फोर्स आपकी समझ में आ गई, डायरेक्शन समझ में आ गई। आपको पता है कि किसी भी चार्ज के ऊपर, कोई भी चार्ज हो, पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो आपको मैंने ये बताया था F इज इक्वल टू QE लगता है। और अगर दो चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, डिस्टेंस है R, तब फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेसिकली इस चैप्टर में यही दो फोर्स के फॉर्मूले पढ़े अपन। एक तो फोर्स ऑन एनी चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड F is equal to QE and force between two charges is F is equal to K Q1 Q2 upon R square। तो ये आपने पढ़ रखा है। चलो तो मैंने फोर्स लिख ली है, F is equal to QE फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो इस चार्ज पे F is equal to QE और इस चार्ज पे F is equal to माइनस ऑफ QE, ठीक है। तो टोटल फोर्स निकाल दो, तो आप लिखोगे नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, और वो क्या आ जाएगा, F नेट इज इक्वल टू, वो आ जाएगा QE प्लस माइनस ऑफ QE और इज इक्वल टू 0। ये देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो फोर्स नहीं लग रहा है, और फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या बॉडी मूवमेंट करेगी, क्या बॉडी रोटेशनल ट्रांसलेटरी मोशन करेगी, तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी। तो आप यहां लिखोगे कि फोर्स की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी डज नॉट मूव इन ट्रांसलेटरी मोशन, बॉडी डज नॉट मूव इन ट्रांसलेटरी मोशन। देखो मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज, यहां पे डायपोल की बात हो रही है, दैट इज डायपोल will not show translatory motion, will not show translatory motion, ठीक है। तो मतलब डायपोल है वो ट्रांसलेटरी मोशन शो नहीं करेगा, तो कौन सा मोशन शो करेगा, रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन की बात होती है तब क्या काम में आता है, टॉर्क काम में आता है। तो देखो यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आप क्वेश्चन सुनोगे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है, कैसे, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, if an electric dipole is situated in the uniform electric field, prove that it will not show या it will not move in translatory motion। यह मूवमेंट नहीं करेगा, कौन सा मूवमेंट, ट्रांसलेटरी मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है,
ठीक है। डायग्राम के अंदर पहले इसकी थ्योरी लिखोगे, तो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी इज शोन इन दी फिगर। फिर लिखोगे इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा एंड द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज positive q and negative q and distance between them is 2a, then net force on electric dipole F net is equal to QE plus minus of QE is equal to 0. So net force will be 0. That is dipole will not show translatory motion. समझ गए भी बात को? तो यहां तक आप लिख के आओगे। नोट्स में मैंने लाइनें लिख के दिया आपको, वहां से आप देख सकते हो। कॉपी को खोल के रखा करो तो आप पढ़ते हो तब, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना फोर्स। आप निकालेंगे अपन क्या, टॉर्क। अब क्या निकालेंगे, टॉर्क। तो आप यहां नीचे एक लाइन लिख भी सकते हो, क्योंकि बिकॉज फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे आर प्रोड्यूस्ड टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। की जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो आप नीचे यहां लिखोगे, सो टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, टो से। टॉर्क टो इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, फोर्स ऑन वन चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, तो टॉर्क का मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ऑन वन चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। यहां लिख दोगे आप, टो इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। सही लिखा है, देखो टो इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, एफ क्रॉस आर। ठीक है, और मैग्नीट्यूड में आप क्या लिख दोगे, टो इज इक्वल टू, यानी सिंपल मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या लिखोगे, एफ इंटू आर। फोर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। ठीक है ये बात। तो चलो अपन निकाल लेते हैं टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो देखो टॉर्क की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। यहां देखो, टो इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन चार्ज। फोर्स की वैल्यू कितनी है, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो आप, क्यू। देखो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, क्यू इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। देखो ये वाला फोर्स ऐसे, वो वाला फोर्स ऐसे, देखो ऐसे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, तो ये वाली होगी। तो देखो ये मैं एक बार बना लेता हूं। देखो ये फोर्स तो ऐसे कुछ है, ऐसे, वो वाला फोर्स ऐसे। तो इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इज, इसे सपोज करो ओ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस इज एओ। क्या होगी भाई, ए और ओ होगी। तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहां लिख देता हूं मैं ए और ओ। ठीक है, सबसे पहले अपन एओ को ही फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एओ फाइंड आउट कैसे होगी, तो देखो एओ का मीन है इस ट्रायंगल के अंदर। देखो अपन ने किस एंगल पे रखा था, थीटा एंगल पे। किस एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को किस एंगल पे अपन ने रख रखा है, थीटा एंगल पे रख रखा है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर अपने को परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूस अपने को पता है। तो मैं क्या लगाऊं, बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें कि अपने को परपेंडिकुलर मिल जाए। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, sin थीटा। आप यहां लिखोगे सिंस इन ट्रायंगल AOB sin थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 2a। ठीक है, और यहां से सो AO इज इक्वल टू 2a sin थीटा। बताओ यहां तक आपके सब क्लियर है कि नहीं, क्लियर है भाई। चलो AO की वैल्यू आ गई 2a sin थीटा। अब तो अपने को यहां पे वैल्यू पुट करनी है, टॉर्क निकल आएगा। देखो मैं यहां से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं।
तो जो टो की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, देखो QE फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 2a sin थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 2aq e और sin थीटा, ठीक है। और 2aq मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी डायपोल की बात होगी तो P डायपोल मोमेंट की बात जरूर होगी, तो P आना जरूरी है। तो 2aq को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कल से ये बातें बता रहा हूं P से, तो ये बन गया PE sin थीटा। यहां लिख दोगे आप सिंस P इज इक्वल टू 2aq। मैंने ये बात बताई है, P को आप ऐसे नहीं लिखोगे 2aq, P का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज या फिर वन चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इनटू चार्ज है वो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ऐसे मत याद रखना 2aq, क्योंकि कई बार यहाँ पे क्या है d भी मिल सकता है आपको, डिस्टेंस के लिए d मिलेगी, तब क्या लिखोगे तो P इक्वल टू फिर आएगा Q इंटू डी, ठीक है। तो याद रहे डिस्टेंस इंटू चार्ज याद रखोगे, नहीं कि 2aq। अभी तो यहाँ पे 2aq है तो ये लिख दिया आपने 2aq। तो की वैल्यू कितनी आ गई PE sin थीटा। तो आपको एक नंबर में ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा कि इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। आप नीचे लिख के आओगे टो इज इक्वल टू सिंपल PE sin थीटा। याद रखना अगर एक नंबर में ना आप पूछेगा तो केवल फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, काफी बार पूछता है तो केवल फॉर्मूला लिख के आओगे क्या PE sin थीटा, नीचे वेर लगा के और आप क्या लिखोगे वेर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा आपको कि यहां पे जब एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो ये फॉर्मूला पूछ सकता है आपको, तो आप लिखोगे टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा वेयर P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा क्या शो कर रहा है, वो एंगल है P में और किसमें E में, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन P एंड E, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यार इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, चलो वेक्टर फॉर्म बताओ। तो एक बात देखो, जब भी साइन थीटा आता है तो कौन सा वेक्टर काम में आता है, डॉट या फिर क्रॉस। आपको पता है आपने दो तरह के वेक्टर पढ़े हैं प्रोडक्ट करने, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है और एक कौन सा प्रोडक्ट होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो मैं इसे क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, टो इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये मैंने वेक्टर फॉर्म में इसे क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। देखो साइन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रॉस के अंदर, किसमें क्रॉस में। यहां पे कोस होता तो वो कन्वर्ट हो जाता किसमें डॉट में, किसमें भी डॉट। टो की जो वैल्यू आ गई टो वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब कई बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे सर आपने ये तो बता दिया कि ये वेक्टर फॉर्म है, आपने ये नहीं बताई कि डायरेक्शन कौन सी है। जैसे देखो कल मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू होता है 2kp अपॉन r3, ठीक है, और आगे लगा देता P कैप और इधर लिख दिया था E वेक्टर। इसमें समझ में आता है ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये जो है इसकी डायरेक्शन, यानी जिस साइड P है उसी साइड क्या है E है। लेकिन यहां तो मैंने नहीं बताया, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वेक्टर फॉर्म तो इसकी हो गई लेकिन डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं हुई। तो आपको 11th क्लास में बताया गया था कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद करो राइट हैंड रूल से। याद आया, किसे, राइट हैंड रूल से। आप क्या करोगे P क्रॉस E करोगे, यानी अगर इस साइड P है, ऐसे ये सपोज करो P है, ये क्या है E है, दिख रहा है आपको, ये P है, ये क्या है E है। तो आप P के ऊपर अपने राइट हैंड को रखोगे, फिर क्रॉस जिस साइड करना है P क्रॉस E करना है तो फिंगर्स को आप रोटेट करोगे और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, ये जो थंब, वो ये जो अपना थंब है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को। किसकी डायरेक्शन को, टॉर्क की डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगी, राइट हैंड रूल से। करोगे क्या आप, तो P की डायरेक्शन में देखो अपने हैंड को पुट करोगे, रोटेट करोगे, ये किसकी डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन आ गई टॉर्क की। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या, देखो P और E इस बोर्ड के प्लेन में है
और इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो याद रखना अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दी प्लेन ऑफ P एंड E, तो परपेंडिकुलर एट या परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ P एंड E, P और E की प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी, टो की डायरेक्शन होगी। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख के आ सकते हो कि डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट होगी, वो राइट हैंड रूल से फाइंड आउट होगी। तो ठीक है, यहां तक आप पढ़ लेना। एक नंबर का क्वेश्चन जब आएगा तो मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए यहाँ पे कि दो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन प्रूफ कर सकता है आपको कि प्रूफ करना पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डायपोल है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता है, आपको प्रूफ करना है। तो आप वहां तक प्रूफ कर देना F=0 तक और फिर जस्ट ऊपर लिख देना सो इट विल नॉट मूव इन ट्रांसलेटरी मोशन। और आपको ऐसे भी कह सकता है एक नंबर के अंदर कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने रख रखा है, उस पे टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, तो कितनी आएगी PE sin थीटा। लेकिन इतना फॉर्मूला मत लिख के आ जाना, इसके नीचे ये लिखना जरूरी होता है क्या, वेयर P = इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E = इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा = एंगल बिटवीन P एंड E। यहां तक लिखोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब डेरिवेशन पूरा आएगा क्या, फिर तो आपको ऐसे ही लिखा होगा टॉर्क और फोर्स निकालना है किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के, तो आपको पूरा यहां तक करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात, ये आपका था टॉर्क एंड फोर्स आ गया। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ स्पेशल केस अपन देख लेते हैं, कुछ स्पेशल केस बनते हैं उन्हें अपन एक बार देख लेते हैं, जहां से भी एक नंबर के छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। तो देखो कुछ स्पेशल केस है वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्पेशल से केस क्या है। देखो टॉर्क की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, वो आ गई PE sin थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल था। ठीक है, फर्स्ट केस है इफ थीटा = 0 मतलब क्या है इस चीज का, एंगल बन ही नहीं रहा है। मतलब ये देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में आपने किसको रख दिया, डायपोल को रख दिया, तो क्या बताओ अब इस पे टॉर्क लगेगा। तो आप देख सकते हो, देखो मैंने आपको बताई थी टॉर्क का मतलब पेयर ऑफ फोर्स, एक इस साइड से ऐसे खींचेगा ऐसे, एक इस साइड से ऐसे खींचेगा और ये रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन हुआ तो टॉर्क लगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने तो ऐसे ही रख दिया। तो देखो एक इस साइड से खींचेगा और एक इस साइड से खींचेगा, यूं दोनों फोर्स इक्वल है। तो बताओ ये कैसा भी मोशन करेगा क्या, ये कोई मोशन नहीं करेगा, ये रोटेशनल मोशन नहीं करेगा, ये ट्रांसलेटिंग मोशन भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपको ये तो बताया कि दोनों साइड से फोर्स की वैल्यू क्या है, इक्वल। जितना पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, यह तो बात आपने पता है, दोनों पे ही क्या है, QE और QE है। लेकिन ये अभी रोटेशनल मोशन क्यों कर रहा था, क्योंकि एक की जो डायरेक्शन है वो ऐसे थी और दूसरी डायरेक्शन ऐसे थी। दूसरा, दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग है वो अलग अलग थी, एक है वो यहां लग रहा था, एक कहां लग रहा था। अब देखो दोनों की जो लाइन है वो क्या हो गई, सेम हो गई। तो देखो जी, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आप देख भी सकते हो, देखो टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं तो PE देन टो = PE sin 0 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 या 0 0। तो टो की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहां लिख दोगे आप, है ना, sin sin 0 डिग्री = 0, sin 0 0 होता है। टो की वैल्यू कितनी आई, 0। तो टो की वैल्यू 0 आई, इसका मतलब क्या है कि टॉर्क नहीं लग रहा है, और टॉर्क नहीं लग रहा है तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, और बॉडी जब मूवमेंट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, फिर तो वो स्टेबल है। वो कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। याद है मैंने 11th क्लास में आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आती है, जब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे तो न तो ट्रांसलेटरी मोशन है
नहीं, रोटेशनल मोशन है, इसका मतलब बॉडी जहां है वहीं रहेगी, और वो कौन सी कंडीशन होगी, स्टेबल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है, अभी अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा अभी थोड़ी देर बाद में देखना। यहां आप क्या लिखोगे, इट इज ए कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल है वो वहीं रहेगा। ये बात आपको समझ आ गई। चलो सेकंड देखो, यहां पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो यहां पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब कब एक इलेक्ट्रिक डायपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, जब उसे अपन कहां रखते हैं, जब उसे अपन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि जब अपन इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख दे, अपन क्या करें, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रख दे, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस कंडीशन में, 0 हो जाएगी, और उस कंडीशन के अंदर टो की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो ये आ जाएगा कि ये जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, स्टेबल। तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर है मैं लिखवाऊंगा आपको क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक अब थोड़ी देर में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कल से अपन न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और कुछ छोटे क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवाऊंगा और आपको करवाऊंगा सारे के सारे। तो देखना, यहां आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आती है, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करें, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रख दें, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। सेकंड देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, व्हेन, इसे आप ऐसे लिख भी सकते हैं ना थ्योरी के अंदर, दैट इज व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस कंडीशन में बताओ टो की वैल्यू कितनी आएगी, देन टो इज इक्वल टू पीई साइन 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो टो की वैल्यू आ गई पी। ये होता है मैक्सिमम टॉर्क। कौन सा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। तो ये लिखोगे इट इज मैक्सिमम टॉर्क। तो ये कौन सा टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क है। यहां लिख देना कि साइन 90 इक्वल टू कितना होता है, 1। ठीक है, तो जब अपन 90 में पुट कर देंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और आप देख सकते हो गाइस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, ये डायपोल है। एक इस साइड फोर्स लगेगा, एक इस साइड फोर्स लगेगा, ये देखो रोटेट हो गया, समझ आया क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो देखो ऐसे रोटेट हो गया, हाफ साइकिल इसने क्या किया, पूरा किया। तो यहां पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है जब आप इसे क्या रख देते हो, परपेंडिकुलर रख देते हो। ठीक है, और लास्ट है अपना, अगर मैं क्या करूं, थीटा की वैल्यू 180 ले लूं, 180, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ऐसे। कैसे, ऐसे। मतलब क्या इस चीज का, देखो अब होता है पॉजिटिव की साइड है, नेगेटिव की साइड है। तो अभी देखना सारे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई की ये डायरेक्शन होगी, और ऐसे मैंने क्या रख रखा है, ये इसमें, ये देखो ये मैंने डायपोल रख रखा है, और ये है पॉजिटिव क्यू, ये है नेगेटिव क्यू। ठीक है, बताओ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन है किसकी, पी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड है, पी है वो इस साइड है, होगा क्या, तो होगा क्या, अपन वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले टॉर्क की। तो पी ई साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन 180 होता है 0, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और ये वाली जो कंडीशन है, इट इज ए कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कौन सी है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है उसके बारे में आपको बताऊं। देखो अनस्टेबल क्यों, देखो मैं ऐसे कहूं कि आपको बहुत ही तेज गर्मी, ये सपोज करो कि
60 डिग्री सेल्सियस है ना टेम्परेचर हो रखा है रूम का, तो आपका रुकना बहुत मुश्किल है। और एक साइड एसी लगा रखा है और वो 60 डिग्री टेम्परेचर है एनवायरमेंट का, आपको मैंने क्या किया, एक तो एसी रूम के अंदर बिठा दिया तो आप स्टेबल हो, आपको जहां बिठा दिया वहां पे आप सुनो। और अगर आपको मैं कहां पे बिठा दूं, उस रूम में बिठा दूं जहां पे टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, तो आप तड़पोगे, फिर आप क्या है, फिर आप तड़पोगे, आप मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे, फिर है ना आप दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। मेरी बात सुनाए, तो वो वाली कौन सी है ना कंडीशन है, अनस्टेबल, कि आप ना कंफर्ट जोन में नहीं हो। तो वही चीज यहां हो रही, देखो कि मैंने क्या किया है, एकदम इसका उल्टा कर दिया, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने इसे ऐसे कर दिया, ऐसे बना दिया। तो मैं तो ऐसे कह रहा हूं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में, देखो मतलब क्या है, जैसे सपोज करना कि अपने से सिंपल कि जो एयर है, एयर जो फ्लो हो रही है, एयर का जो फ्लोरेंस है वो इस साइड है, एयर इस साइड ऐसे फ्लो हो रही है, और मैं ऐसे कर दूं आपको कि आपको इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, तो होगा क्या, आप इस डायरेक्शन चलोगे, कुछ पीछे से एयर फोर्स लगाएगी तो चलना आसान होगा। और मैं कहूं कि आपको एयर के अपोजिट डायरेक्शन चलना है, मतलब एयर ऐसे है और आपको इस डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट करना है, तो होगा क्या, आपका चलना मुश्किल होगा, क्योंकि एयर आप पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। मेरी बात समझ आ रही है, इस साइड क्या है, एयर फ्लो हो रही है, और आपको मैं इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए कहूं तो क्या होगा, एयर आप पे फोर्स लगाएगी, तो आप क्या मूवमेंट कर पाओगे, मूवमेंट नहीं कर पाओगे, वो आपकी अनस्टेबल क्या होगी, कंडीशन होगी। तो वही चीज यहां है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड कर दी, तो इस कंडीशन को अपन अनस्टेबल बोलते हैं। ये कौन सी कंडीशन है, अनस्टेबल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। और देख भी सकते हो आप कैसे, ये पॉजिटिव क्यों, ये नेगेटिव क्यों, ठीक है। आप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी पी होता है। अब देखो इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। देखो अभी यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर था और यहाँ नेगेटिव था, वहां यहाँ पॉजिटिव था वहां नेगेटिव था, तब इस पे फोर्स लग रहा था, मतलब दूर था इससे। लेकिन अब तो ये इसके क्या आ गया, पास आ गया, तो रिपल्सन फोर्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रिपल्सन फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और इंक्रीज होने से ये जो कंडीशन बनी है ये कौन सी है, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि इस साइड नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, और रिपल करने से क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, जो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, और फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आप क्या कहोगे, ये अनस्टेबल कंडीशन है। वैसे याद रखो कि आप एंटी है ना मोशन करवा रहे हो, एंटी यानी एक अगर पॉजिटिव और दूसरा आप नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, तो ये तो कंडीशन वैसे नहीं बैठी, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की, और अपोजिट डायरेक्शन होने से कौन सी कंडीशन आई, अनस्टेबल। तो ये था अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है ना, 3 मैंने केस बता दिया आपको। तो ये लास्ट हेडिंग थी, टॉर्क एंड फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगले जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बातचीत करेंगे, तो अपन न्यूमेरिकल्स पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो अगले 2 लेक्चर के अंदर मैं आपको टोटल न्यूमेरिकल करवा दूंगा, वो न्यूमेरिकल जो है वो आपके बुक वाले भी हो जाएंगे, और कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, उनके अंदर आए हैं, तो वो भी मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। आप एक काम करोगे, इस पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में जो भी डाउट होगा, तो अब वो वाला जो डाउट है, चाहे वो डेरिवेशन का ही डाउट हो, चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ भी हो, या फिर कोई डेफिनेशन हो जो आपके समझ में नहीं आई हो, तो वो आप मेरे को जरूर बताओगे, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डाल दोगे, जिससे मैं आपको वीडियो के अंदर वो चीज दोबारा से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहां तक पढ़ के रखोगे। अब इस पे है ना मैं 3 क्वेश्चन बना देता हूं आपको लास्ट में। फर्स्ट है कि इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0। थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इस कंडीशन में स्टेबल कंडीशन आएगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, जब दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और लास्ट है अनस्टेबल कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने थीटा एंगल पे रख रखा है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, तो P E sin थीटा, वेयर P is equal to इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा is equal to एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है। थैंक यू, यहां तक आप पढ़ के चलो।